Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is the second part for the topic of space physics. Now, in previous video, in part one, we discussed two topics for the space physics. Uh, those topics were, first of all, we discussed about the Earth, and then we discussed about the solar system. Now, in this part, in this video, we'll discuss the rest of the two topics, stars and the universe, and last one, that is the sun, which is our local star. ठीक है ना? इसके बाद we'll come to the questions. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ गैलेक्सी. गैलेक्सी से हम स्टार्ट करते हैं. गैलेक्सी क्या होता है? It's a massive collection of billions of stars hold together by the gravity. गैलेक्सी के अंदर क्या होता है? There are billions of star. आप ये कह लें कि ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं. They are holding together by the gravity. और उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं गैलेक्सीज. और अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो वी हैव मिलियन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. अब अगर हम अपनी अर्थ की बात करें, अपने प्लेनेट अर्थ की बात करें, तो जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा प्लेनेट आता है, अर्थ आता है, दैट गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे. ठीक है ना? मीन्स के हम जिस गैलेक्सी का पार्ट है दैट इज अ मिल्की वे. और ये गैलेक्सी, अगर हम इसकी एरिया की बात करें, इसके रेंज की बात करें, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 100,000 लाइट ईयर अक्रॉस. अब ये लाइट ईयर क्या है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं. अब देखिए, नॉर्मली जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिस्टेंस के यूनिट्स बनते हैं, जो लार्जर यूनिट है हमारे पास, दैट इज द किलोग्राम. ठीक है ना? लेकिन अगर हम स्पेस में ये डिस्टेंस बात करें या कॉस्मिक डिस्टेंसेस की बात करें, तो कॉस्मिक्स के अंदर या स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. मीन्स कि अगर हम उसको किलोमीटर्स में मेजर करें तो दैट विल बी एन इम्प्रैक्टिकल मेथड. ठीक है ना? तो उस चीज को हम खत्म करने के लिए हम एक और यूनिट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द लाइट ईयर. ठीक है ना? अब ये देख लेते हैं कि लाइट ईयर है क्या. अच्छा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि अब इसमें देखें आ रहा है लाइट ईयर. तो ईयर जो होता है नॉर्मली टाइम का यूनिट होता है. बट रिमेंबर दिस थिंग कि दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? जो हम स्पेस के अंदर मेजर करते हैं, जिसको हम कॉस्मिक डिस्टेंस कहते हैं. ठीक है ना? अब ये डिस्टेंस है क्या? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट, जिसकी स्पीड जो होती है वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर, दैट्स 3 × 10⁸ अगर इस स्पीड के साथ लाइट ट्रैवल करती रहे और 1 ईयर में, ठीक है ना, मीन्स के लाइट ट्रैवलिंग विद एन स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ और वो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहे तो 1 ईयर में जितना डिस्टेंस वो कंप्लीट करेगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. ठीक है ना? अब अगर इस डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में कंपेयर करें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स. तो अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम यही डिस्टेंस जो है, कॉस्मिक डिस्टेंस, अगर हम किलोमीटर्स में मेजर कर रहे होते तो हमारी वैल्यूज कितनी ज्यादा बढ़ जाती. ठीक है ना? तो दैट इज द रीजन कि स्पेस के अंदर हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर में मेजर करते हैं. ठीक है? अब ये वाई लाइट ईयर्स, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो किलोमीटर्स से वो इम्प्रैक्टिकल बन जाता है, जिसकी वजह से हम लाइट ईयर को यूज करते हैं. ठीक है ना? अगर हम सन की बात करें, सन जो है दैट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. इसका मतलब है जितने भी स्टार्स हमारी यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सीज में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब में से जो क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ है दैट इज द सन. और सन जो है, अगेन बिकॉज हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे उसी का पार्ट है, और थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर डिस्टेंस. बाकी जो दूसरे जो स्टार्स हैं, दे आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ. ठीक है ना? उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है अर्थ से. ठीक हो गया? चलें जी. अब हम बात करते हैं कि जो स्टार है ये बनता कैसे, मतलब स्टार की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है ना? अब सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास एक स्टेलर नेबुला होता है. नेबुला का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक वी हैव. हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं नेबुला के अंदर? सॉरी फॉर लिटिल पास, थोड़ा सा इशू आ गया था. ओके. सो नेबुला क्या होता है? इट्स एक्चुअली जाइंट क्लाउड ऑफ
गैस एंड डस्ट, मतलब ये होता है कि जो गैस पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल मिक्सचर होता है जिसको हम कहते हैं नेबुला, ठीक है ना। अब सबसे पहला सबसे स्टार्ट में क्या होता है, ये जो नेबुला है दैट कोलैप्सेस इन ड्यू टू, या आप ये कह लें कि बिकॉज ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी टू फॉर्म अ डेंस हॉट कोर ऑफ कॉल्ड प्रोटोस्टार। सबसे पहले क्या होता है, ये अपनी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये दो तरह के स्टार्स इसमें से बनते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टार्स होते हैं जो कि एवरेज स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ स्टार जो होते हैं वो मैसिव स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो एवरेज स्टार्स हैं जिनको हम प्रोटो स्टार भी कहते हैं, अब ये एवरेज स्टार नेक्स्ट जो इनका फेज होता है, दे कन्वर्ट इनटू रेड जॉइंट। रेड जॉइंट्स के बाद ये जो है ये प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं व्हाइट ड्वार्फ में। इसका मतलब है इस पार्ट के अंदर ये जो एवरेज स्टार बनते हैं ये अपना जर्नी जो है कंप्लीट कर नहीं पाते, ये वाइट डस्ट के अंदर या वाइट ड्वार्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये आप ये समझ लें कि दीज आर नॉट द शाइनिंग स्टार्स, ठीक है ना। और जो मैसिव स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब मैसिव स्टार कन्वर्ट होते हैं रेड सुपर जायंट्स के अंदर, और रेड सुपर जायंट्स जो होते हैं ये फाइनली कन्वर्ट होते हैं सुपरनोवा में। मीन्स के जो स्टार्स हमें शाइनिंग स्टार्स नजर आ रहे होते हैं दे आर द सुपरनोवा। अब सुपरनोवा के बाद अब हर स्टार की एक लाइफ टाइम होता है, ठीक है ना। वो अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करता है, उसके बाद फाइनली वो ब्लैक होल में चला जाता है। अलॉन्ग विद दैट ये प्रोड्यूस करता है न्यूट्रॉन स्टार। अब ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, आप ये समझ लें कि दीज आर द सीड्स फॉर द नेक्स्ट स्टार्स, ठीक है ना। ये सीड होता है जो नेक्स्ट जो स्टार बनते हैं उनके लिए। ये फिर इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता रहता है, न्यू स्टार्स फॉर्म होते हैं, कुछ टाइम वो अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस चलता है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये लाइफ साइकिल अभी अभी हमने कहा सबसे पहला होता है इंटरस्टेलर क्लाउड। इंटरस्टेलर क्लाउड हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद प्रोटोस्टार बनता है, प्रोटोस्टार के बाद फाइनली हमारा जो होता है वो होता है स्टेबल स्टार, ठीक है ना। जो आप ये कह लें कि जो शाइनिंग स्टार होता है वो होता है स्टेबल स्टार, और वो उसका जो रीजन है आप ये कह लें कि क्या होता है, बिगेंस न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएटिंग ए स्टार। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसके स्टार के कोर में, दैट मेक्स इट इनेबल टू बिकम द स्टेबल स्टार। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि ये स्टार्स के जो मिडिल ईयर्स हैं, या आप ये कह लें कि जो लाइफ साइकिल है ये किस तरह से होती है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजन बर्निंग। हाइड्रोजन बर्निंग में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं मेन सीक्वेंस फेज होता है। अब मेन सीक्वेंस फेज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन एग्जिस्ट इन द स्टेबल स्टार फॉर द बिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब ये कि उनका जो भी लाइफ टाइम होता है ज्यादातर वो मेन सीक्वेंस फेज में होता है। अब मेन सीक्वेंस के पास मतलब उनके पास जितनी एनर्जी होती है, जितना हाइड्रोजन वो बर्न करते हैं, जो उनके पास आप ये कह लें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल वो यूज कर रहे होते हैं, जितना फ्यूल उनके पास होता है जब वो कंज्यूम हो जाता है, देन दे ग्रेजुअल मतलब नेक्स्ट उनका जो फेज होता है वो होता है ग्रेजुअल कंजप्शन। अब कंजप्शन के अंदर क्या होगा, जितना हाइड्रोजन फ्यूल उनके पास है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू हीलियम थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। ये फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम न्यूक्लियर। अब जैसे जैसे ये कंज्यूम होता जाएगा तो फाइनली क्या होता है, इनवाइटेबल चेंज आता है। कौन सा चेंज आता है, ये जो स्टार्स हैं ये अपनी लाइफ को कंप्लीट कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप ये कह लें कि उनकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है, फिर न्यू स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है। अब आते हैं कि ये जो स्टार्स हैं ये अपना जो बैलेंस है या अपनी जो पोजीशन है उसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो देर आर टू फोर्सेस, या आप कह लें कि देर आर टू क्वांटिटीज विच आर एक्टिंग ऑन द स्टार। सबसे पहले इनवर्ट प्रेशर। इनवर्ट प्रेशर कैसे जनरेट होता है कि जो स्टार्स होते हैं उनके कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस फ्यूजन के रिजल्ट में एक इनवर्ट प्रेशर हो जनरेट होता है, जो कि स्टार्स को सॉरी आउटवर्ड प्रेशर होता है जो कि बाहर की तरफ पुश करता है, ठीक है ना, पुल करता है बाहर की तरफ। इसी तरह एक इनवर्ट ग्रेविटी होती है स्टार की। अब ये इनवर्ट ग्रेविटी जो होती है ये स्टार को कंटिन्यूसली इनवर्ट पुल कर रही होती है। अब ये जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो विच मेक्स द स्टार्स परफेक्टली बैलेंस्ड। जो भी उनकी पोजीशन होती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये बैलेंस्ड है। उसके बाद जितनी उनकी लाइफ टाइम होती है देन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब
ये जो है स्टार्स फाइनल एक्ट्स क्या होता है, फ्रॉम द जायंट्स टू द रेमिडेंट, यानी लेस मैसिव स्टार्स बनते हैं, लेस मैसिव स्टार के बाद मैसिव स्टार्स बनते हैं, एंड देन द रिसाइकल्ड मैटर। और उसके बाद जो होता है, मतलब प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था ना कि दो तरह के स्टार्स बनते हैं। फ्यू ऑफ द स्टार्स वो लेस मैसिव स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वो फाइनली उनके जो एंड अप होते हैं वो वाइट ड्वार्फ में एंड हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ड्राफ्ट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ये क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो मैसिव स्टार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सुपर जायंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सुपर जायंट्स के बाद वो फाइनली सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट, ठीक है ना। और फिर ये रिसाइकल मैटर, इसके बाद सुपरनोवा के बाद ये जो अपना जो प्रोसेस है उसको रिसाइकल करते हैं और वही सीडिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेक्स्ट प्लेनेट फॉर्मेशन के लिए। तो ये इस तरह प्रोसेस चलता है। ठीक हो गया। अब अगर हम कॉस्मिक रिसाइकलिंग की बात करें तो सुपरनोवा से न्यू स्टार्स किस तरह बनते हैं। सबसे पहले सुपरनोवा जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन स्प्रेडिंग होती है, स्प्रेड्स हाइड्रोजन एंड हैवी एलिमेंट्स अक्रॉस द वास्ट डिस्टेंस। अब ये जो हाइड्रोजन है ये फिर नेक्स्ट जो नेबुला फॉर्मेशन होती है, या आप ये कह लें कि जो सीडिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टार्स। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अब ये रेड शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि रेड शिफ्ट होती क्या है और ये बिग बैंग थ्योरी की कैसे एविडेंस है, इसको हम थोड़ा सा इसमें फिगर में देख लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए रेड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बिग बैंग का ये कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्स जो एक ब्लास्ट से आप ये कह लें कि एक्सप्लोजन के रिजल्ट में वजूद में आई, उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो रेड शिफ्ट एविडेंस का मतलब होता है कि जैसे जैसे स्टार फॉर्मेशन होती है वो अपनी आप ये कह लें कि अपने आप को मूव करते हैं टुवर्ड द रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे स्टार फॉर्मेशन होती रहती है टाइम के साथ उनकी जो वेवलेंथ्स हैं वो इंक्रीज होती रहती है। तो वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि उनकी जो ओवरऑल आप ये कह लें कि जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा हो रही होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज एन एविडेंस कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रही है। आप देखें ना टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आप कंपेयर करें कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी हो चुकी है। अब आगे जितनी जब तक ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगी तो ये और ज्यादा एक्सपेंड होती है। ठीक हो गया। अब आते हैं फाइनली जो सन है जिसको हम लोकल स्टार भी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं कि ये सन क्या चीज है। सबसे पहले अगर हम सन की बात करें तो सन जो है एक स्टार है, एक मैसिव स्टार, एक ल्यूमिनस स्फीयर ऑफ द प्लाज्मा held together by the gravity powered by the nuclear fusion in its core। ठीक है ना। जितने भी स्टार्स होते हैं उनका उनके जो कोर होता है आप ये समझ लें कि उनका जो सेंटर होता है वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम। ठीक है ना, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना। अब सन की जो आप ये कह लें साइज है वो मीडियम स्टार में आ जाती है, मतलब ना तो सन बहुत ज्यादा बड़ा है ना ही सन बहुत ज्यादा छोटा है। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि जो लार्जेस्ट स्टार्स होते हैं येट और जो लार्जेस्ट स्टार्स होते हैं वो अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाते, जल्दी खत्म हो जाते हैं। और जो स्मॉलेस्ट स्टार होते हैं, मतलब जो स्मॉलर स्टार होते हैं वो उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस वजह से सन की जो मीडियम साइज है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये कह लें कि सन की जो पोजीशन या सन की जो साइज है वो हमारी यूनिवर्स के अंदर हमारी गैलेक्सीज के अंदर एक परफेक्ट साइज स्टार है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरह बहुत ज्यादा स्टार्स मतलब जितने भी स्टार्स होते हैं वो साइज में टेम्परेचर में और ल्यूमिनोसिटी में वेरी करते रहते हैं, यानी उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, उनकी जो ल्यूमिनोसिटी यानी उनकी जो ब्राइटनेस है कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। लेकिन सन जो है एक आइडियल स्टार है फॉर आवर सोलर सिस्टम। अब सन की जो कंपोजिशन किस तरह होती है इसको हम कहते हैं कॉस्मिक कॉकटेल। सन के अंदर जो 73% है आप कह लें दैट इज द हाइड्रोजन। ठीक है ना, जो सन का मास है 73% मास दैट कंटेन्स द हाइड्रोजन। इसी तरह 25% जो सन का मास है वो होता है हीलियम। अब रेस्ट ऑफ द 2% उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन और
आयरन, यानी सन की जो कंपोजिशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब अगर हम सन की साइज की बात करें तो सन का जो डायामीटर है वो दैट इज 1.3 मिलियन किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 109 टाइम्स अर्थ डायमीटर, यानी सन का जो डायमीटर है वो अर्थ से 109 टाइम्स ग्रेटर है। इसी तरह अगर हम मास की बात करें तो सन का जो मास है दैट इज 2 × 10⁻30 किलोमीटर्स। सन का जो मास है, अगर हम ओवरऑल अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 99.86, ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अप्रोक्सीमेटली 99% जो मास है वो सिर्फ सन का होता है, बाकी जो 1% है वो रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स का। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम अर्थ से सन की डिस्टेंस की बात करें तो ये हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था कि दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, और इस 150 मिलियन किलोमीटर्स को हम कहते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम एनर्जी की बात करें तो सन 3 टाइप्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो रिलीज करता है। सबसे पहले इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो हीट के फॉर्म में हमारी एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, हमारे अर्थ तक पहुंचती हैं, जिसको वार्म करती हैं। उसके बाद होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट अगेन वो पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब जो हमारे लिए विजिबल होता है। अब इसका भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ऑन अर्थ। अर्थ हमारा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, आप ये कह लें कि हमारी जो लाइफ है वो विजिबल लाइट के बगैर इनकम्प्लीट है। ठीक है ना। इसी तरह थर्ड जो रेडिएशन सन इमिट करता है दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्मली ये हार्मफुल रेडिएशन होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जो है ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से होता है कि इनका हार्मफुल इफेक्ट अर्थ तक मिनिमाइज हो जाता है। ठीक हो गया। अब आते हैं स्टेबल फ्यूज सन की जो ग्रेविटेशनल, अगर हम थोड़ा सा सन के कुछ एस्पेक्ट्स जो कंसीडर कर लें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। अब सन जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है बिकॉज ऑफ इट्स मास, जिसकी वजह से आप ये कह लें कि वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम को एक स्टेबल फॉर्म में मतलब ये कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पूरे हमारे सोलर सिस्टम को। ठीक है ना। जिस दो तरह की जो ग्रेविटीज होती हैं या फोर्सेस होती हैं जो एक्ट कर रही होती है, प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था। वन जो कोर के अंदर जनरेट होती है न्यूक्लियर, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन के रिजल्ट में जो प्रेशर जनरेट होता है, एंड आउटवर्ड जो ग्रेविटी होती है विच मेक्स इट स्टेबल। इसी तरह टेम्परेचर कंट्रोल में हमारे पास जो कोर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है विच जो हमारा फ्यूजन का प्रोसेस है उसको आप ये कह लें कि मेंटेन रखता है। ठीक है ना। कंसिस्टेंट फ्यूजन, अब स्टेबल न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ये कंसिस्टेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सस्टेन्ड एनर्जी आउटपुट है वो हमें मिल रहा होता है। ठीक है ना। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द सन इज द लॉन्गेटिविटी। इसका मतलब लॉन्गेटिविटी का मतलब ये होता है कि अब अगर हम हमारी अर्थ की सॉरी हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो इट इज बिलीव दैट जो कि हमारी जो सोलर सिस्टम है दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स। हमारी यानी सन जो है 4.6 बिलियन ईयर्स से हमें कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह स्टिल सन के पास 5 बिलियन मोर ईयर्स की एनर्जी अवेलेबल है, मतलब हाइड्रोजन जो हीलियम जो फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो स्टिल 5 बिलियन ईयर्स तक अवेलेबल है। यानी अगर हम लाइफ टाइम की बात करें या आप ये कह लें कि इसकी जो लाइफ टाइम की बात करें अगर सन की, तो स्टिल 5 बिलियन मोर ईयर्स वो सन जो है अपनी इस ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है ना। जिस तरह हमने बाकी प्लैनेट्स के लिए डिस्कस किया था कि जो जो लार्जर प्लैनेट्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम बहुत ही कम होती है, लेकिन सन जो एक मीडियम साइज जो है स्टार है, सॉरी नॉट प्लैनेट्स बट जो स्टार्स है लार्जर साइज स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, लेकिन सन की जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब आते हैं जो सन का इम्पैक्ट हमारे अर्थ के ऊपर क्या क्या होता है। सबसे पहले लाइफ फाउंडेशन। आप देखें ना, सोलर एनर्जी के बगैर हमारी जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट है सनलाइट की, सन की जो हमारे थर्मल एनर्जी मिल रही होती है, उससे सोलर एनर्जी मिल रही होती है। हमारा इकोसिस्टम जो है वो सन की वजह से ही, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये सनलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है ना। इस तरह से क्लाइमेट रेगुलेशन है। आप क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर आप देखें डिफरेंट एरियाज में थ्रू आउट द ईयर हमें डिफरेंट डिफरेंट वेदर चेंजेस मिलती हैं, तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सन
पॉसिबिलिटी या इम्पैक्ट ऑन द सन, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर। सबसे पहले रिसोर्स क्रिएशन में हमारे पास सन जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको हम अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम ओवरऑल डिस्कशन को थोड़ा सा समराइज कर लें तो सन क्या होता है? इट्स अ मीडियम साइज परफेक्टली साइज, मीडियम स्टार होता है, परफेक्टली साइज होता है टू सपोर्ट है हैबिटेट सोलर सिस्टम। जो भी हमारा सोलर सिस्टम है उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको ये फुलफिल करता है, ठीक है। अब इसकी जो कंपोजिशन है सिंपल कंपोजिशन होती है, ज़्यादा इसमें कम्प्लेक्स जो आप ये कह लें कि कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। हाइड्रोजन और हीलियम की सिंपल कंपोजिशन होती है अर्थ की, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो हमारी हमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होता है। अब स्टेप पावर है 5 बिलियन मोर ईयर्स तक, ये जो रिलायबल है यानी 5 बिलियन मोर ईयर्स तक ये जो सोलर एनर्जी, या आप ये कह लें कि अपनी एनर्जी को सस्टेन करेगा, एनर्जी को प्रोवाइड करता रहेगा इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। थोड़ा सा मैंने क्विकली मूव किया, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, ठीक है ना। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी होता है कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स की वो होनी चाहिए, ठीक हो गया। चलिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।